तो हम लोग आ चुका अपना हिस्ट्री का 8th वीडियो लेके, ठीक है। हम लोग का जो पहला चैप्टर चल रहा था इतिहास की अवधारणा, आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, उसी का ये लास्ट वीडियो रहेगा, फाइनल वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक एक वीडियो भी नहीं देखा या कुछ भी देखा है, कुछ भी छोड़ दिया है, ठीक है, जिसको देखना बाकी है तो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि अगले ही दिन से क्या होगा, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए पहला चैप्टर में जो भी तुम लोग थोड़ा मोड़ा छोड़ के रखा है उसको जल्दी से क्लियर कर दो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में क्या पढ़ना है, आज हम लोग को क्या किया, इस वीडियो में क्या पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ा उसको जान लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इतिहास, हम लोग इतिहास क्या होता है, इतिहास के क्या प्रकार, ये सब तो समझ लिए थे। अब किन किन स्रोतों के माध्यम से, किन किन सोर्स के माध्यम से हम इतिहास को लिख सकते हैं। किसी भी समय के इतिहास को लिखने के लिए कुछ तो जानकारी चाहिए ना, वो जानकारी क्या है, ठीक है, जिनके माध्यम से हम उस समय के इतिहास को लिख सकते हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने बताया था क्या, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं या रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, या पुलिस के द्वारा जो पुलिस को जो चिट्ठी लिखी जाती थी उसके माध्यम से हम उस समय के इतिहास को लिख सकते हैं, या फिर जो आत्मकथा होती है, संस्मरण होती है, उसके माध्यम से भी उस काल के उस समय के इतिहास को लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो पत्र लिखे जाते हैं, पत्र समझते हो ना, लेटर जो लिखे जाते हैं, उनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इतिहास को लिख सकते हैं। समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल दे हम तुमको, ठीक है। अभी समझ लो 2021 चल रहा है, ठीक है। अभी मेरे आसपास कोई भी एक ऐसा घटना घटित हुआ, ठीक है, जिसके बारे में हम अपने किसी मित्र को बताना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समझ लो अभी फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि मोबाइल ऐसा मत बोलना कि भैया कॉल कीजिए उसको बता दीजिए, ठीक है। समझ लो मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे, और लेटर के माध्यम से हम बताएंगे कि यहाँ कौन कौन सा घटना घटित हुआ, और लेटर को अपने दोस्त के पास भेज देंगे, ठीक है। जैसे ही वो लेटर उसके पास जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा कि मेरे आसपास कौन सी घटना घटित हुआ है, ठीक है। अभी समझ में आ गया। वही लेटर को अगर वो संभाल के रख दिया और 20 साल बाद उसके पुत्र को या किसी को भी, 20 साल बाद भविष्य में किसी को भी अगर वो लेटर मिलेगा 20-30 साल बाद, तो वो जब उस लेटर को पढ़ेगा तो उसको भी पता चल जाएगा, जो भविष्य वाला आदमी है उसको भी पता चल जाएगा कि आज से 20 या 30 साल पहले आज के दिन क्या घटना घटित हुआ था। तो वो आज के समय के इतिहास को वो 20-30 साल बाद वाला आदमी भी आज के समय के इतिहास को जान सकता है। किसके मदद से, वो जो लेटर है उसके मदद से, वो पत्र के मदद से जान सकता है। तो समझ में आया, एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया क्या कि पत्र के मदद से भी किसी समय के इतिहास को जाना जा सकता है, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब ये क्या है, पिता का पत्र पुत्री के नाम, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। एक्चुअली में ये है क्या, इसी को हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पिता है जिसने अपने पुत्री को, अपने डॉटर को क्या किया है, बहुत सारा लेटर लिखा है, ठीक है। उन बहुत सारे लेटरों को एक साथ मिला के एक बुक बनाया गया। उस बुक का ही नाम क्या है, पिता का पत्र पुत्री के नाम, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। समझ में आया, एक पिता है जिसने अपनी पुत्री को बहुत सारे पत्र लिखे, ठीक है, और उस सारे पत्रों को एक साथ मिला के क्या कर एक बुक बनाया गया, और उस बुक को इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, और हिंदी में उसी बुक को नाम क्या दिया गया, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ठीक है। अब बोलोगे भैया पिता कौन था, पुत्री कौन था, ठीक है। तो देखो पिता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पत्र लिखे थे, वो जो पत्र लिखे थे वो पिता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनके बारे में तुम लोग को पता होगा, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उन्होंने किन को पत्र लिखा था, अपनी पुत्री को, ठीक है। और पुत्री का नाम क्या था, इंदिरा गांधी। पुत्री का नाम क्या था, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये कौन थी, तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन महिला थी, ठीक है। ऐसी पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। समझ में आया। तो पिता कौन था, पूछेगा पिता का पद पुत्री के नाम में पिता कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पुत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। अब इस पिता का पत्र पुत्री के नाम में एक्चुअली में है क्या, पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों लिखा गया है, उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, उन्होंने अपनी पुत्री को क्यों पत्र लिखा, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को थोड़ा पता होगा क्या कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, कांग्रेस, जो उस समय का कांग्रेस पार्टी था उससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। तो ये क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। भारत को आज़ाद कराने के लिए विभिन्न जगहों पर क्या करते थे, आंदोलन करते थे, आंदोलनों में शामिल होते थे, ठीक है, विद्रोह करते थे
अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, जिनके कारण इन्हें क्या होता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कई बार जेल में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा क्या होता था, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। हमेशा जब भी वो आंदोलन में शामिल होते थे कई बार उनको जेल में जाना पड़ता था। ठीक है, कई साल वो जेल में व्यतीत किए। ठीक है, अब जेल में रहने के कारण क्या होता था, उनकी जो पुत्री थी उस समय जब ये जेल में जाते थे, जेल में आंदोलन में शामिल होते थे, उस समय इनकी पुत्री इंदिरा गांधी थी, 8 से 9 वर्ष की थी। ठीक है, 8 से 9 वर्ष की थी। अब क्या हुआ, जैसे पिता कहाँ पे है, जेल में है, अब पुत्री कहाँ है, घर में है, कहीं पे पढ़ने गई है। ठीक है, वहाँ पे पुत्री को अकेलापन ना लगे। ठीक है, तो पिता की कमी जो होती है ना वो ना खले। ठीक है, इसके लिए क्या किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो क्या करते थे, जेल से ही अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को क्या करते थे, पत्र लिखा करते थे। और पत्र में जो आज का स्थिति, उस समय जो भारत की स्थिति थी उसको समझाते थे। ठीक है, या फिर धर्म, रामायण, महाभारत, ठीक है, भाषा इत्यादि के बारे में वो बातें बताते थे। वो पत्र लिखते लिखते उन्होंने टोटल कुछ 30 पत्र अपनी पुत्री को जेल से लिखे। उसी 30 पत्रों को एक साथ मिला के क्या बनाया गया, एक किताब बनाया गया अंग्रेजी में, जिसका नाम दिया गया क्या, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। और उसको हिंदी में मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया, हिंदी में अनुवाद कर दिया उसी बुक का, और उस बुक का नाम क्या पड़ा, पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो इतना समझ में आया। अब उसको लिखेंगे कैसे, पिता का पत्र पुत्री के नाम एक्चुअली में है क्या, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आ गया तो क्या लिखते हैं, देखो। अपने बचपन में इंदिरा मसूरी पढ़ती थी, मसूरी में पढ़ती थी। कहाँ पढ़ती थी, मसूरी में पढ़ती थी। और नेहरू जी राजनीति में व्यस्त हो रहते थे। नेहरू जी कहाँ व्यस्त रहते थे, राजनीति में व्यस्त रहते थे, वही आंदोलनों में व्यस्त रहते थे, कभी इलाहाबाद तो कभी विभिन्न जेलों में। ठीक है, नेहरू जी क्या होते थे, आंदोलन में शामिल होने के कारण कभी इलाहाबाद के जेल में पाए जाते थे, कभी भारत के विभिन्न जेलों में पाए जाते, अलग अलग जेलों में कभी कभी पाए जाते थे। 8 से 9 वर्ष की इंदिरा को पिता से दूरी ना खले, इसके लिए वह अपनी पुत्री को पत्र लिखा करते थे। ऐसे ही 30 पत्रों जो नेहरू जी ने जेल से अपनी पुत्री को लिखा, उसी का संकलन लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर में किया गया है। ठीक है, समझ में आया। 30 पत्र लिखा और 30 पत्रों का संकलन, मतलब 30 पत्रों को एक साथ मिला के एक बुक बनाया गया। ठीक है, उस बुक का इंग्लिश में नाम क्या, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर में किया गया। इन पत्रों की भाषा अंग्रेजी थी। और पूछेगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपनी पुत्री को पत्र लिखा करते थे वो किस भाषा में लिखा करते, तो वो अंग्रेजी भाषा में लिखा करते थे। ठीक है, जिसे 1928 में प्रकाशित किया गया। ये जो बुक बना, उस बुक को कब प्रकाशित किया गया, 1928 ईस्वी में क्या हुआ, प्रकाशित किया गया, जिसका हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने पिता का पत्र पुत्री के नाम शीर्षक से किया। और इसी किताब का हिंदी में अनुवाद किसने किया, मुंशी प्रेमचंद। इनको तो नाम सुना होगा तुम लोग साहित्य में। ठीक है, इनकी कहानियां तुम लोग पढ़ाई होगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने क्या किया, वो जो अंग्रेजी में बुक था, ठीक है, कि बहुत सारे पत्रों को मिला के जो बुक बना था, अंग्रेजी में पत्र थे, उसी को मिला के बुक बना था, उसी का हिंदी में अनुवाद कर दिया। और जो किताब लिखा, किताब का टाइटल क्या दिया उन्होंने, पिता का पत्र पुत्री के नाम शीर्षक से किया, मतलब शीर्षक मतलब टाइटल। विभिन्न अवसरों पर लिखे गए पत्रों में पृथ्वी तथा जीवों की उत्पत्ति, मानव समुदाय का जन्म, भाषा की उत्पत्ति, आपसी संबंध, धर्म, सभ्यता, रामायण, महाभारत आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन सब चीजों का जानकारी पत्रों के माध्यम से वो अपनी पुत्री को देते थे। ठीक है, उन्होंने अपने पत्रों में भारत की तत्कालीन राजनीति के विषय में भी अपनी पुत्री को जानकारी देते थे, जिससे उनकी पुत्री में देश प्रेम का भाव बढ़े। आज इन्हीं पत्रों की मदद से इतिहासकार उस समय के राजनीतिक स्थितियों के विषय में लिखते थे। ठीक है, जेल में रहते हुए भी अपनी पुत्री के प्रेम में अपनी पुत्री के मन में देश प्रेम का भाव जगाने के लिए वो क्या करते थे, उस समय अंग्रेज क्या क्या जुल्म करते हैं भारतीयों पे, अंग्रेजों के कारण भारत की क्या दुर्दशा हो गई। ठीक है, इन सब चीज़ों को अपने पत्र में जिक्र करते थे, जिसे पढ़कर इंदिरा गांधी के मन में क्या होता, देश प्रेम की भावना जगती थी। और जो वो जिक्र करते थे उस समय की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का, उसी के माध्यम से, उसी को पढ़ के आज क्या करते हैं, आज के जो इतिहासकार है उस समय कैसा स्थिति रहा उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम बोल सकते हैं हाँ, पत्र भी इतिहास लिखने का क्या है, एक सोर्स है। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू बहुत पूछता है। यहाँ पिता कौन है, पुत्री कौन है, तो इसको अलग ही करवा दिए हैं। इंग्लिश में था तो इंग्लिश में किए। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, ठीक है, क्यों पत्र लिखते थे, पत्र में क्या क्या बताते थे, सब यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 30 पत्र है, उसी को उसमें एक्चुअली में तो बुक है। ये क्या है भैया, ये पिता का पत्र पुत्री के नाम, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, एक्चुअली में है
क्या जो बुक है ना, 30 पत्रों का जो बुक है ना, वो बुक में क्या लिखा है उसी को यहाँ पे हम समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जल्दी से इसको तुम लोग उतार लो, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। पहले इसको उतार लो तुम लोग। ठीक है, हम लोग क्या हुए, पत्र पढ़ लिए, लेटर के माध्यम से हम लोग किस प्रकार से इतिहास को जान सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो न्यूज़पेपर होता है या जो मैगजीन होता है, ठीक है, वो क्या होता है और उसके मदद से हम किस प्रकार से इतिहास को जान सकते हैं। तो ठीक है, जो यहाँ देखो पत्र है, पत्र मतलब वो वाला पत्र नहीं जो हम लोग लिखते हैं, व्यवहार करते हैं, लिख के किसी को भेजते हैं, वो वाला पत्र नहीं। यहाँ पत्र बोलने का मतलब समाचार पत्र, समाचार पत्र। अब पत्रिका के माध्यम से इतिहास लिखकर, तो पहले तुमको समझना पड़ेगा ये पत्र या समाचार पत्र होता क्या है। ठीक है, और ये पत्रिका, इन दोनों में क्या अंतर है, बेसिक अंतर है। ठीक है, तो देखो समाचार पत्र एक साइड लिखा है समाचार पत्र, एक साइड लिखा है पत्रिका। इंग्लिश में अगर नाम तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को नाम ये सुना ही लगता होगा। समाचार पत्र मतलब जो अखबार आता है, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर। ठीक है, अब पत्रिका मतलब मैगजीन होता है। क्या होता है, मैगजीन। दोनों में एक्चुअली में अखबार, दोनों में सूचना ही हमको मिलता है, कोई ना कोई खबर ही मिलता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। पत्र और पत्रिका बोलेगा, समाचार पत्र बोलेगा या सिर्फ पत्र बोलेगा। ठीक है, पत्र या पत्रिका में क्या अंतर है, ऐसे बोलेगा। ठीक है, ठीक है, अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कि भैया कौन सा पत्र, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला पत्र या समाचार पत्र वाला पत्र, क्या समझेंगे अगर वो पत्र बोल दिया। तो अगर पत्र बोल दिया ना तो तुम समाचार पत्र ही समझना। ठीक है, और अगर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला पिता का पत्र पुत्री के नाम बोलेगा ना तो वहाँ पे तुमको पता चल जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा पिता का पत्र पुत्री के नाम, जो पत्र है उसके माध्यम से क्या समझते हो, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार का पत्र अपनी पुत्री को लिखा, तो वहाँ पे उन दोनों का जिक्र मिलेगा, तो तुमको समझ जाएगा कि उस टाइप का लेटर का बात कर रहा है। यहाँ पे पत्र बोलने का मतलब किस पत्र का हम बात कर रहे हैं, समाचार पत्र को ही शॉर्टकट में पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो समाचार पत्र होता क्या है, देखो समाचार पत्र अगर तुम लोग देखोगे तो जानते होगे, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े कागजों पर सूचनाओं को छापा जाता है, जो मुड़ी हुई चादरों के रूप में हमारे पास पहुंचती है। तुम लोग देखा होगा, अखबार तो देखा ही होगा तुम लोग, इतना बड़ा बड़ा विशाल विशाल कागज रहता है। ठीक है, उस पर क्या होता है, सारे सूचनाओं को, जितना भी खबर है उसको लिखा जाता है, और क्या होता है, मोड़ मार के, मैंने चादर जैसे मोड़ देते हैं ना, उस प्रकार से मोड़ मार के हमारे पास पहुंचाया जाता है। लेकिन ये पत्रिका क्या होता है, देखो यह एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में हमारे पास आती है। छोटी सी पुस्तिका, जैसे तुम लोग कार्टून देखता ही होगा। ठीक है, कार्टून में देखता है ना, कॉमिक्स बुक होता है, कॉमिक बुक होता है। ठीक है, कॉमिक बुक कैसा होता है, ऐसा बुक के जैसा होता है ना, इस तरीके से सजाया हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से बुक के जैसा होता है। उसी प्रकार जो मैगजीन छप के आता है ना, इसमें भी सूचना ही रहता है, इसमें भी खबर ही रहता है। लेकिन ये जो आता है ना, वो किस रूप में आता है, थोड़ा सा पतला सा बुक के रूप में आता है। जैसे कॉमिक का बुक आता है ना, उसी प्रकार से ये भी बुक आता है। और इसमें एक्चुअली में कॉमिक नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें अखबार वाला ही काम इसमें भी होता है। ठीक है, लेकिन ये आकार में छोटा है, ये बुक का जैसा आता है, लेकिन ये बड़े बड़े पन्नों में, बड़े बड़े कागज के पन्नों में क्या होता है, ये लिखा रहता है। ठीक है, और मोड़ मार के हमारे पास आता है। तो ये समझ में आया, यह सफेद या धूसर रंग के कागजों पर छपती है। जो समाचार पत्र तुम लोग देखोगे तो आइदर सफेद होगा, आइदर धूसर रंग का कागज पे जो ब्लैक से लिखा होगा। ठीक है, तो उस प्रकार का हम लोग का न्यूज़पेपर या पत्रिका होता है, पत्र होता है। ठीक है, लेकिन इसके छपाई में विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैगजीन में विभिन्न प्रकार के, जो मैगजीन में क्या होता है, जो भी कोई भी चित्र बनाना है, ठीक है, या कुछ भी बनाना है, कुछ लिखना उखना है, तो उसको पेंट किया जाता है। जैसे कॉमिक बुक अगर देखा होगा तो उसमें सारे कैरेक्टर को रंगों से भरा जाता है ना, उसी प्रकार इसको भी बहुत अच्छे से विभिन्न प्रकार के रंगों से सजाया जाता है। लेकिन तुम अगर न्यूज़पेपर खोल के देखोगे तो उसमें अगर कोई भी कैरेक्टर है ना, कोई भी चीज़ है ना, तो उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट से ही दिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर है, जैसे हम है तो मेरा पूरा रंग इसी प्रकार से इसको इसमें दिखाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करके इसे लिखा जाता है। यह प्रत्येक दिन प्रकाशित होता है। न्यूज़पेपर क्या होता है, प्रत्येक दिन प्रकाशित होता है। ठीक है, एक न्यूज़पेपर आया, ठीक है, फिर दूसरा दिन का, आज का जैसे हर दिन का एक एक न्यूज़पेपर निकलता है। ठीक है, जैसे आज कितना तारीख है, 29 तारीख है, तो 29 तारीख का न्यूज़पेपर निकलेगा, फिर 30 तारीख का निकलेगा, उसी प्रकार 31 का निकलेगा, इसी प्रकार डेली न्यूज़पेपर निकलते रहता है। लेकिन यह सप्ताह, महीना या कुछ समय के अंतराल में प्रकाशित होता है। जो पत्रिका, जो मैगजीन होता है ना, वो क्या होता है, इसमें भी सूचना रहता है, लेकिन ये डेली नहीं निकलता। ये एक सप्ताह में एक बार निकलेगा, या महीना में एक बार निकलेगा। ठीक है, या फिर 15 दिन में एक बार, 20 दिन में, इस प्रकार से ये सब मैगजीन निकलते रहता है, समझ गया। लेकिन ये डेली छपता है, और ये क्या होता है, सप्ताह, महीना या फिर कुछ दिनों के अंतराल में ये छपते रहता है और हमारे पास आता है।
इसके पढ़ने वालों की संख्या अधिक है। तुमको पता है न्यूज़पेपर को बहुत अधिक लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन मैगजीन, पत्रिका का कोई नाम तुम लोग नाम सुना होगा नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जितने भी अधिकतर लोग होते हैं ना, वो क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचनाओं को पढ़ते हैं। जो पत्रिका या मैगजीन होता है ना, उसके माध्यम से सूचनाओं को नहीं पढ़ते। इसको कुछ खास लोग ही पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ खास लोग ही इसको पढ़ते हैं। लेकिन आम लोग जो है, मैक्सिमम लोग, जनसाधारण लोग, वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, ठीक है, सूचनाओं को जानते हैं। यह सस्ता होता है, ठीक है, और बहुत ही कम क्वालिटी वाला पेज पे बनाया जाता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट रूप में बनाया जाता है। इसलिए जो न्यूज़पेपर आता है, जो समाचार पत्र होता है, वो क्या होता है, सस्ता होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, किताब के रूप में हम लोग के पास पहुँचाया जाता है, ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, महंगा होता है। तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को क्या, कि एक पत्र बोलने का मतलब क्या, पत्रिका बोलने का मतलब क्या है, दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है, सेम चीज है। एक को थोड़ा अच्छा से पेश कर दिए, सजा उजा दिए, छोटा सा बुक का जैसे हम लोग को दे देता है, तो हम लोग बोलते हैं वो क्या है, वो मैगजीन है या पत्रिका है। और एक सस्ता कागज में हम लोग को लपेट के चादर के रूप में हमको देता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर है। तो दोनों में अंतर है ही नहीं है, क्या है, एक को थोड़ा सजा उजा दिए और एक को सजाया उजा नहीं, यही बस अंतर है। समझ में आया? यहाँ पे तुमको मैगजीन का फोटो भी दिख रहा होगा और यहाँ पे न्यूज़पेपर का फोटो भी दिख रहा होगा। दोनों में सेम काम होता है, सेम चीज आता है, सेम सूचना आता है, लेकिन इसमें रंग बिरंगे रंगों का प्रयोग करके लिखा रहता है और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में रहता है, ठीक है। तो पत्र और पत्रिका में क्या अंतर है तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे उस समय, ठीक है, मतलब प्राचीन काल में आज़ादी के समय के आसपास में कौन कौन सी पत्र या पत्रिकाएं छपती थी, ठीक है, और उसकी क्या भाषा थी, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला देख लो, पत्र या पत्रिका। अब तुम बोलेगे भैया स्टेट्समैन, ठीक है, ये पत्र है या पत्रिका है, तो उसको अभी मत पूछो, ठीक है, पत्र है या पत्रिका है, जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी समझ लो, ये जो नाम है स्टेट्समैन, एक पत्र होगा, एक समाचार पत्र होगा, आइदर मैगजीन होगा, आइदर न्यूज़पेपर होगा, ठीक है। उसकी भाषा समझ लो पहले कौन सी, जो पहला जो था ना स्टेटमैन, यहाँ क्या लिखा, स्टेट्समैन, ठीक है। ये जो है उसकी जो भाषा, ये जो पत्र होगा या पत्रिका जो भी होगा ना, वो किस भाषा में लिखी जाती थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती है। बस इतना याद रखना। बोलेगा स्टेट्समैन किस भाषा में लिखी जाती थी, तो अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती थी, ठीक है। अब ये पत्र है या पत्रिका है, जब इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके से पूछे जाते हैं वही हम समझा रहे हैं, ठीक है। सोम प्रकाश, ठीक है, ये क्या है, सोम प्रकाश, ठीक है, इसके बारे में तो अभी हम लोग को पढ़ना है। सोम प्रकाश जो भी था, पत्र या पत्रिका, वो किस भाषा में लिखी जाती थी, बांग्ला में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार बंग दर्शन किस भाषा में लिखी जाती थी, तो बांग्ला में। उत्तन मांडन किस भाषा में लिखी जाती है, तो हिंदी। अल बिलाल और हमदर्द, अल बिलाल और हमदर्द नाम से ही पता चला ये किस भाषा में लिखी जाती थी, उर्दू, ठीक है। गदर, गदर फिल्म देखे हो ना, वो किन लोगों से संबंधित था, उनमें कौन ज़्यादा था, पंजाबी। तो गदर जो है ना, वो किस भाषा में लिखी जाती थी, पंजाबी में लिखी जाती थी, पंजाबी भाषा में वो प्रकाशित होती थी। तो ये सब क्या है, पत्र या पत्रिका के नाम है। और क्या है, इसमें कोई पत्र होगा, कोई पत्रिका होगा, उसको हम अलग अलग से छाटेंगे, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि किस भाषा में प्रकाशित होती थी। जो स्टेट्समैन है ना, वो किस भाषा में प्रकाशित होती थी, अंग्रेजी में, ठीक है। पूछेगा बंग दर्शन किस भाषा की पत्रिका है, तो क्या है, बांग्ला की, ठीक है। गदर किस भाषा की पत्रिका है, तो किस भाषा की पत्रिका है, पंजाबी या पंजाबी, ठीक है, पंजाब। समझ में आया यहाँ तक? इसको जल्दी से लिखो, उसके बाद हम लोग इन दोनों को पढ़ते हैं, इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। ये पत्र है, पत्रिका है, किसने इनका प्रकाशन किया था, ये थे, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले इन सबको उतार लो, जल्दी से उतारो। सोमवार में क्या करेंगे, जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, पत्रिका थी सोम प्रकाश पत्रिका, ठीक है। इसके विषय में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे एक्चुअली में ये है क्या। पत्रिका है, पत्रिका मतलब पहली बात तो नाम से ही पता चल रहा है, सोम प्रकाश पत्रिका, ठीक है। नाम से कितना चीज़ का पता चलेगा हम समझाते हैं। सोमवार, ठीक है, सोमवार से सोम लिया गया है, ठीक है। और पत्रिका है, पत्रिका मतलब हमको पता है कि एक सप्ताह में या एक महीना में एक बार प्रकाशित होगा। तो यहाँ पे सोम है, मतलब ये जो पत्रिका है ना, हर एक सप्ताह के बाद, साप्ताहिक पत्रिका है। साप्ताहिक पत्रिका मतलब हर सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका। जैसे आज के सोमवार को हुआ, फिर एक सप्ताह बाद जो दूसरा सोमवार आएगा ना, उस दिन होगा, फिर एक सप्ताह बाद उस दिन होगा, ठीक है। ऐसे हर सोमवार को ये पत्रिका निकलती थी, ठीक है, प्रकाशित होती थी। तो सोम प्रकाश पत्रिका, समझ में आया? सोम कैसे नाम पड़ा इसका, ठीक है, क्योंकि ये सोमवार को प्रकाशित होती थी। समझ में आया, ठीक है। और इस चीज को पढ़ने से पहले, ठीक है, अभी एक और चीज समझा देते हैं जो तुम्हारा आगे बहुत चल के काम आएगा, ठीक है। संपादक क्या होता है, संपादक क्या होता है समझ लो, ठीक है। जैसे समझ लो हम
क्या एक रिपोर्टर है, हम क्या है रिपोर्टर, रिपोर्टर समझते हो ना, कहीं पे गया किसी घटना के पास गया, ठीक है, वहाँ पे गए, वहाँ पे हम जो जानकारी हमको प्राप्त हुआ, ठीक है, हम क्या किए उसको लिख लिए, हम क्या किए लिख लिए। अब हमको न्यूज़पेपर में छपने देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एडिटर समझ तो उसके पास जाएंगे, संपादक मतलब एडिटर, उसके पास जाएंगे। अब वो क्या करेगा, किस हिसाब से उस जो सूचना है, जो भी जानकारी है, उसको न्यूज़ के रूप में किस तरीके से कहाँ सजाना है, कैसे सजाना है, ठीक है, किस तरीके से ड्राइंग के साथ उसको पेश करना, वो सब चीज़ों का देख रेख करेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एडिटर या संपादक। संपादक समझ में आया, जो सारा काम करेगा, ठीक है, सूचना को ला के उसको देगा और उस सूचना को किस तरीके से पेश करना है न्यूज़ में, कैसा कैसा फोटो वहाँ पे लगाना है, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो काम, ये सारा काम वो कौन करेगा, संपादक ही करेगा। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, एडिटर, ठीक है। तो संपादक मतलब समझ में आया, जो न्यूज़पेपर का या मैगजीन का पूरा देख रेख करता है, किस तरीके से कौन सा न्यूज़ को छापाना है, ठीक है, किस तरीके से किस भाषा का प्रयोग करना है, किस प्रकार का पिक्चर का प्रयोग करना है, ठीक है, कब प्रकाशित करना है, ठीक है, इन सब चीज़ का जो देखभाल करेगा वो क्या कहलाएगा, संपादक कहलाएगा, ठीक है। और एक होता है संस्थापक। संस्थापक क्या होता है, ठीक है, संस्थापक मतलब किसी चीज़ की स्थापना करने वाला, किसी चीज़ का स्थापना करने वाला, मतलब समझ लो हम एक न्यूज़ हम क्या किए हैं, एक मैगजीन या फिर एक न्यूज़पेपर का कंपनी खोले, ठीक है, तो हम क्या कहलाएंगे, वहाँ का संस्थापक कहलाएंगे, मतलब मेरे पैसे से वो कंपनी खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन संपादक कौन होगा, जो न्यूज़पेपर छापेगा वहाँ पे बैठ के कौन छापेगा, संपादक छापेगा। संस्थापक कौन होगा, जिसका वो कारखाना है, ठीक है, ये मालिक है और ये इसके अंदर काम करेगा, समझ में आया। संपादक क्या है, जो हम मालिक है, हम तो कारखाना खोल दिए ना न्यूज़पेपर का, तो हम क्या कहलाएंगे वहाँ संस्थापक, मतलब हम ये अपने पैसा लगा के, अपनी पूंजी लगा के ये क्या किया, कारखाना को खोले। अब वहाँ पे हम क्या बैठाएंगे, एक संपादक को बैठाएंगे जो किस प्रकार से न्यूज़ को छापना है वो वाला काम करेगा। तो संपादक और संस्थापक में क्या अंतर है, बेसिक समझ में आ गया होगा, ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन बहुत बार तुमको ये पढ़ने को मिलेगा कि संपादक संस्थापक, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पहले बता दिया, ठीक है। अब चलो सोम प्रकाश पत्रिका के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रस्ताव पर एक बांग्ला भाषा में समाचार पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया, ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोचा कि बांग्ला भाषा में एक मैगजीन या पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, उन्होंने सोचा, ठीक है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, क्या है, एक साप्ताहिक पत्रिका है जो सोमवार को प्रकाशित होती है। जो सोम प्रकाश पत्रिका क्या है, एक साप्ताहिक, मतलब हर सप्ताह में एक बार, और कौन से दिन, सोमवार को प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। इसका नाम इसलिए सोम प्रकाश पत्रिका पड़ा, सोमवार को प्रकाशित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, सोम प्रकाश पत्रिका। विद्यासागर के संस्थापक और परामर्शक थे। जो विद्यासागर थे, क्या थे, विद्यासागर इसके संस्थापक और परामर्शदाता थे। संस्थापक मतलब वही जो कंपनी जहाँ पे न्यूज़पेपर छपेगा वो कंपनी खोला, किसने खोला था, जो कारखाना खोला था वो किसने खोला था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने खोला था। और परामर्शदाता मतलब कुछ सलाह देते थे, जो छापता था उसको कुछ सलाह देते थे। इसका संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। संपादक कौन था, ठीक है, द्वारकानाथ विद्याभूषण, मतलब जो देख रेख करता था उस पत्रिका को किस प्रकार से छापना है, ठीक है, वो देख रेख कौन करते थे, द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो पूछेगा सोम प्रकाश पत्रिका का संपादक कौन थे, द्वारकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो ईश्वरचंद विद्यासागर। समझ में आया ना, इसलिए पढ़ा है, ठीक है, ठीक। इसका प्रथम प्रकाशन 15 नवंबर 1858 का हुआ, इस डेट को याद रखना, ठीक है, 15 नवंबर 1858 में हुआ था, ठीक है। तो बोलेगा सोम प्रकाश पत्रिका का प्रथम प्रकाशन या वहाँ पर प्रथम जो खुला था वो कब खुला था, तो कब खुला था, 15 नवंबर 1858 में हुआ था। यह पत्रिका बाल विवाह एवं कुलीन जैसी सामाजिक कुप्रथाओं का विरोधी था, ठीक है। उस समय के बंगाल में या बोलो भारत में बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह समझते हो ना, बच्चा लोग का क्या कर दिया जाता था, उस समय शादी कर दिया जाता, जौहर प्रथा, ठीक है, ये सब बुरी प्रथाएं थे, अंधविश्वास जो बुरी प्रथाएं थे, कुप्रथाएं थे, ठीक है। इन सब का जो समाज में क्या प्रभाव पड़ता था, जिसके कारण स्त्रियों को बहुत कष्ट भोगना पड़ता था, इन सब का वो विरोध करता था। इन पत्रिकाओं के माध्यम से क्या करते थे, ये विरोध करते थे, बोलते थे, लोगों को समझाते कि ये सब चीज़ें जो बाल विवाह है, जौहर प्रथा है, ठीक है, सती प्रथा है, ये सब चीज़ें क्या है, गलत है, इससे नारियों को दुख मिलेगा, महिला को दुख मिलता है, इसलिए हम लोग को जो समाज में रहने वाले लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं उनको ये सब बंद कर देना चाहिए। इस टाइप का लेख अपनी पत्रिका के माध्यम से लिखते थे। इस समाचार पत्रिका, ठीक है, पत्रिका होगा यहाँ पे, पत्रिका ने नील की खेती कराने वाले जमींदारों के खिलाफ लोगों को जगाने का प्रयास किया।
ठीक है। नील की खेती क्या होता है, ठीक है, तो नील समझते हो जो कपड़ा पे डाला जाता था, इस समय तो केमिकल से बनाया जाता है, उस समय क्या होता था, नील की खेती किया जाता था, वहाँ से नील निकलता था, उसी को पीस पास के वो नीला रंग बनाया जाता है जिसको सफ़ेद कपड़ों पे लगाया जाता था, ठीक है। ठीक है, इसको तीसरा या दूसरा चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे, नील दर्पण या फिर नील की किस्सा, नील विद्रोह, ठीक है। और यहाँ पे अभी सिंपल सा बता दे क्या होता था, जब किसी खेत में तुम क्या करोगे, नील की खेती करोगे ना, नील की फसल उगाओगे ना, तो वो खेत कुछ समय तक के लिए वो बंजर हो जाएगा। एक दो बार अगर उसमें नील की खेती कर लिए ना, तो वो एक साल 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे के लिए, इस समय के लिए वो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, मतलब और किसी भी फसल का उसमें उत्पादन नहीं होगा। तो जबरदस्ती जो गोरे लोग थे या जमींदार थे, वो क्या करते थे, जबरदस्ती गरीब किसानों को खेतों में बोलते थे तुम नील की खेती करो, ठीक है। लोग नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था एक बार खेती कर लिए, ठीक है, तो मेरा जमीन क्या होगा, 5-6 साल के लिए बंजर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ठीक है, इसलिए नहीं करते थे। तो क्या करते थे, ये जो जमींदार थे या जो नीले किसान माने जो गोरे लोग थे, अंग्रेज थे, वो क्या करते थे, जो नील की खेती करवाते थे, वो क्या करते थे, गरीब किसानों पे जुल्म करते थे। तो ये जो अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, इन सब चीज़ों को भी क्या करते थे, जो सोम प्रकाश पत्रिका में छापा जाता था कि अंग्रेजों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा किस प्रकार गरीब किसानों का शोषण किया जाता है, इन सब चीज़ों को भी वो क्या करते थे, अपनी पत्रिका में छापते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि तुम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ो, ठीक है। लेकिन लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के पारित हो जाने पर इस पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, ये क्या है, एक नियम है, ठीक है। वर्नाक्यूलर, ये इसको डिटेल में और पढ़ना है, प्रेस अधिनियम या प्रेस एक्ट बोलते हैं। ये एक्चुअली में है क्या, जो लॉर्ड लिटन ने देखा कि ये जो सोम प्रकाश पत्रिका है ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच फेमस हो रहा है, ठीक है, और लोग इसको पढ़ के माने जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक ऐसा नियम लगा दिया, ठीक है, ऐसा नियम लगाया, ठीक है। ये अंग्रेज था, उसने क्या किया, और ये जो पत्रिका है इसमें अंग्रेजों के खिलाफ बोला जा रहा है, तो उसने क्या किया, एक ऐसा नियम लगा दिया, ठीक है। ऐसा नियम लगाया, क्या नियम था कि जितना भी पत्र पत्रिका में जो भी छपेगा, पहले अंग्रेज के पास आएगा, इसके पास आएगा, ठीक है, वो देखेगा, अगर उस पत्रिका में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ भी बुरा भला बोला गया है तो उसको वो हटा देता था और जो सिंपल सा चीज़ है उसको छापने को दे देता था। समझ में आया, जैसे हम अंग्रेज के खिलाफ कुछ भी अपना पत्र में लिख के छापना चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। पहले हम अंग्रेजों के खिलाफ जो भी अत्याचार कर रहा है, ठीक है, अंग्रेज जो भी बुरा कर रहा है, हम उसको अगर अपने न्यूज़पेपर में लिखे तो पहले किसके पास जाएगा, अंग्रेज के पास जाएगा, ठीक है। अंग्रेज देखेगा, अगर देखेगा इसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बुरा है तो क्या करेगा, उस पोर्शन को वो हटा देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। और जो बचा हुआ है जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया, उसको चीज़ को छपने दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पत्रों की स्वतंत्रता जो थी वो समाप्त हो गई। स्वतंत्रता मतलब समाप्त हो गई, अपनी मर्जी से जो संपादक है इस पत्रिका में कुछ नहीं लिख सकते थे, ठीक है, से उसको वही लिखना पड़ता था जो अंग्रेज चाहते थे। इसीलिए क्या हुआ था, जो इसके संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण ने, उन्होंने देखा कि जब हम पत्रिका जिस उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या था, अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे हैं गरीब किसानों पर, ठीक है, जो कुप्रथा है उसको हम समाप्त करना चाहते, इसी उद्देश्य से इस पत्रिका का जो ये शुरुआत की गई थी, प्रकाशन किया गया था। लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या अधिनियम लागू हुआ तो वो जो स्वतंत्रता, वो जो करना चाहता था, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना चाहता, वो सब तो अब नहीं कर पाएगा। इसलिए द्वारकानाथ विद्याभूषण ने क्या किया, इस पत्रिका का जो प्रकाशन था ना वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब वो जब भी ये लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित कर दिया ना, जब ये नियम आ गया ना, तो इन्होंने क्या किया, जो सोम प्रकाश पत्रिका है उसका प्रकाशन का काम बंद कर दिया। अब वो पत्रिका नहीं छपती है। लेकिन फिर क्या हुआ, जो सरकार ने है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस ले लिया, मतलब वो नियम हटा दिया। तो फिर से द्वारकानाथ विद्याभूषण ने क्या किया, सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया। लेकिन उस समय जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उससे पहले ये पत्रिका बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है, लोग इसको पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी ये पत्रिका। लेकिन जैसे ही नियम खत्म हो जाने के बाद फिर से जब इसका पुनः शुरुआत प्रकाशन किया गया ना, तो ये पत्रिका पहले जितनी फेमस नहीं हो पाई, ठीक है। ये हुआ सोम प्रकाश पत्रिका का इतिहास। समझ में आया, सोम प्रकाश पत्रिका का इतिहास क्या है, संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। संपादक किसने किया था, संपादक किया था द्वारकानाथ विद्याभूषण। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण 15 नवंबर 1858 को हुआ था। किस नियम के आ जाने से इस पत्रिका की स्वतंत्रता जो छीन गई थी, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या अधिनियम, इसके आने से क्या हुआ था, अपनी मर्जी का हम कुछ इसमें छाप नहीं सकते, अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या हुआ, ये पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद हम बंग दर्शन पढ़ा रहे, पहले इसको लिख लो।
सो अब हम लोग देखो, हम लोग की जो दूसरी प्रकार की पत्रिका है, ठीक है, बंग दर्शन पत्रिका, उसके संदर्भ में पढ़ते वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम है यहाँ पे बंग दर्शन पत्रिका, मतलब बंग मतलब बंगाल, ठीक है, दर्शन मतलब बंगाल के दर्शन कराने वाले, बंगाल के संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में जिस पत्रिका में लिखा जाता है उस प्रकार की पत्रिका का यहाँ जिक्र होता है। नाम से थोड़ा मोड़ा पता चल रहा है, ठीक है। पत्रिका मतलब क्या होता है, कुछ अवधि के बाद ही प्रकाशित होता होगा, ठीक है। तो सन 1872 ईस्वी में बंकिम, कौन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आरंभ की गई यह एक मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका मतलब क्या होता है भाई, बताओ। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग की दूसरी प्रकार की पत्रिका है, ठीक है, बंग दर्शन पत्रिका, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बंग दर्शन पत्रिका है क्या, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चला, बंग मतलब बंगाल, दर्शन मतलब बंगाल के संस्कृति के बारे में बताने वाली, सभ्यता के बारे में बताने वाली पत्रिका को क्या बोलेंगे, बंग दर्शन पत्रिका। कुछ ऐसा ही होगा, नाम से इतना थोड़ा पता चला है ना, ठीक है। अब देखो, सन 1872 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आरंभ की गई यह एक मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका बोलने का मतलब महीना में एक बार आएगा, ठीक है। आज इस महीना जो महीना चल रहा है उसमें एक दिन प्रकाशित हुआ, फिर अगला महीना में उसी दिन फिर से प्रकाशित होगा। जिस दिन आज 26 तारीख को, समझ लो 26 तारीख को, इस महीना में 26 तारीख को प्रकाशित हुआ, तो अगला महीना का 26 तारीख आएगा, तो फिर से वो पत्रिका क्या होगा, छप के निकलेगा, ठीक है। मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया गया था, पूछेगा, अभी बता रहे थे थोड़ा देर पहले, ठीक है। 19वीं सदी में बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में इस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान था। बोलने का मतलब क्या होता, देखो, कोई इस पत्रिका में इस प्रकार से लेख लिखे जाते थे, किस प्रकार से अंग्रेज जुल्म कर रहा है, और कुछ ऐसे मोटिवेशनल टाइप का लेख लिखा जाता था जिसको पढ़ के लोगों के मन में क्या होता था, राष्ट्र प्रेम जाग जाता था, राष्ट्रीयता की भावना जाग जाता। इस प्रकार का कुछ लेख इसमें लिखा जाता था, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सारे आरंभिक साहित्य इसी में पत्रिका में प्रकाशित होते थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कुछ भी कहानी, कविता, कुछ भी लिखते थे ना, गीत कुछ भी लिखते थे, वो इसी पत्रिका में प्रकाशित होता था। क्यों? क्योंकि इन्हीं की तो पत्रिका थी, ठीक है, इन्हीं का मैगजीन था, तो ये अपनी साहित्य जो भी लिखते थे इसी पत्रिका में प्रकाशित कर देते। इस पत्रिका ने बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को काफी प्रभावित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस पत्रिका के माध्यम से हिंदू धर्म का प्रसार करते थे। यह पहली पत्रिका बनी जिसने बंगाल के बाबू सभ्यता को चुनौती थी। बंगाल की बाबू संस्कृति के प्रभाव में बंगाली संस्कृति कहीं खोती सी जा रही है, अतः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपनी पत्रिका के माध्यम से बाबू संस्कृति पर सवाल उठाती और बंगाली संस्कृति को इसके प्रभाव से बचाने की कोशिश करती। समझ में नहीं आया भैया, ठीक है। बाबू सभ्यता क्या, ये पहले समझा दीजिए हमको, ठीक है। तो बाबू सभ्यता क्या होता, बंगाल के समय क्या हुआ था कि बंगाल के लोग थोड़ा पढ़ने लिखने जब लगे थे ना, उस समय तो थोड़ा पढ़ने लिखने लगे, तो वो क्या करने लगे थे बंगाली थे, क्या बंगाली थे, लेकिन अंग्रेजों को देखकर अंग्रेजों से प्रभावित होकर अंग्रेजों के जैसा रहने लगे थे, अंग्रेजों के जैसा कपड़ा पहनने लगे थे, अंग्रेजों के जैसा छुरी चम्मच से खाने उन्हें लगे थे, माने अंग्रेजों का कॉपी करने लगे थे, खुद को अंग्रेज समझने लगे थे। समझ रहे हो ना, थे बंगाली, ठीक है, लेकिन क्या करने लगे थे, अंग्रेजों का कॉपी करने लगे थे। तो अंग्रेजों के जैसे रहने ढंगने, उनकी संस्कृति को, वो कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, इन सब चीज़ों को अपनाने की कोशिश करने लगे थे। तो वे लोग, एक बंगालियों का एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग, ठीक है, ऐसे लोगों का समूह जो क्या करता था, है बंगाली, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की जो सभ्यता है, अंग्रेजों का तौर तरीका है, उसको अपनाने की कोशिश करते थे, उस तरीके से रहने की कोशिश करते थे। उनको बोलते हैं क्या, बाबू सभ्यता के लोग। समझ में आया, बाबू सभ्यता के लोग मतलब है बंगाली और कॉपी करेगा किसका, अंग्रेजों का कॉपी करता था, ठीक है। उस समय अंग्रेजों का पूरा एकदम टू कॉपी होता है ना, उस तरीके से वो लोग करता था, ठीक है। तो उन लोगों को बोलेंगे बाबू सभ्यता के लोग। अब बाबू सभ्यता के लोग क्या करते थे, जो बंगाली संस्कृति थी, जो भी उस समय की संस्कृति थी बंगाली, उस चीज़ों को नहीं मानते थे, उस चीज़ों को धीरे धीरे जब बाबू सभ्यता, बंगालियों पे बाबू सभ्यता, अंग्रेजों को जैसा जब बनने की कोशिश में उन्होंने क्या किया, जो बंगालियों की सभ्यता थी, बंगालियों की जो संस्कृति है, उसको धीरे धीरे भुलाने लगे थे। इन सब चीज़ों को देख के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बहुत दुख हुआ और उनको लगा कि जो अंग्रेजों के प्रभाव
प्रभाव में आकर हमारी जो बंगाल की संस्कृति है, सभ्यता, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए ये जो बंगाली सभ्यता है, सॉरी बाबू सभ्यता है, जो बाबू सभ्यता के लोग हैं उनका वो मजाक करते थे, मजाक उड़ाते थे और बोलते थे, चुनौती देते थे, ये सभ्यता तुम मत अपनाओ, समझाते थे। इस प्रकार के वो लेख लिखते थे और किसी न किसी प्रकार से वो बंगाली सभ्यता जो बंगाल में विकसित थी उस समय, उसको वो बचाने की चेष्टा में लगे थे। वो पूरी तरह से इस अंग्रेजों के प्रभाव से, अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव से खत्म ना हो जाए, उसको बचाने की कोशिश करते थे और उसी प्रकार का लेख लिखते थे, इन सबको चुनौती देते थे और लोगों को समझाते थे कि बंगाली सभ्यता को मिटने मत दो, ठीक है, बंगाली जो सभ्यता संस्कृति है उसको मिटने मत दो बाबू सभ्यता के प्रभाव में, ठीक है, इन लोगों से प्रभावित होकर तुम बंगाली सभ्यता को मिटने ना दो। इस प्रकार का लेख वो अपनी पत्रिका में लिखते थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में 1872 ईस्वी में क्या हुआ, 1872 ईस्वी में क्या हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि बंगाल की जो सभ्यता संस्कृति है, जो अंग्रेजी प्रभाव में आकर विलुप्त होती जा रही है, उसी को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। अब इन्होंने क्या था, संपादन का कार्य किया था। उसके बाद जो बंग दर्शन पत्रिका है उसका संपादक का कार्य, संपादन का कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गया। रविन्द्रनाथ टैगोर तुम लोग को पता है, ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गया। तो क्वेश्चन भी पूछता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के संपादन में बंग दर्शन पत्रिका का रूप, बंग दर्शन पत्रिका का रूप मतलब रविन्द्रनाथ जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे तो वो जब वो संपादक थे तो वो उस पत्रिका में इस तरीका से लेख लिखते थे कि किस तरीके से बंगाली सभ्यता को मिटने से बचाया जा सके, ठीक है। और बाबू संस्कृति का वो लोग क्या करते थे, मजाक करते थे, ठीक है, ये लोग मजाक करते थे, उस पर सवाल उठाते थे, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक, इस प्रकार के वो सवाल उठाते थे। हिंदू धर्म का वो क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। लेकिन जब यही पत्रिका का प्रकाशन करने का जिम्मेदारी किस पे आ गया, संपादन करने का जिम्मेदारी जब रविन्द्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गया, तो पत्रिका में जो पहले काम हो रहा था ना, अब वो काम नहीं होता, अब वो काम नहीं होने लगा। देखो होता क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पत्रिका का संपादन का कार्य 1901 ईस्वी में संभाला। समझ में आया, 1901 ईस्वी में जो इस बंग दर्शन पत्रिका का संपादन का कार्य मतलब वही एडिटर वाला काम किसने संभाल लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने संभाला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने संपादन में यह पत्रिका एक साहित्यिक पत्रिका बन गया। अब ये भैया साहित्यिक पत्रिका क्या होता है, अभी तो आप बताया मासिक पत्रिका बताया, हाँ मासिक पत्रिका बताया, आप साप्ताहिक पत्रिका भी बताया, हाँ वो भी बताया, तो ये साहित्यिक पत्रिका कहां से आ गया। तो देखो ऐसी पत्रिका जिसमें साहित्य के विषय में लिखा जाता है, कविता कहानी ये सब बहुत प्रचुर मात्रा में वही सिर्फ लिखा जाता है और कुछ विषय में उसमें लिखा ही नहीं जाए, सिर्फ गीत लिखा जाएगा, कविता लिखा जाएगा, ठीक है, कहानी लिखा जाएगा, साहित्य जो हिंदी में पढ़ते हो वो सब चीजें जब उसमें लिखा जाएगा ना, तो उस प्रकार की जो पत्रिका होगा, जो मैगजीन होगा, उस प्रकार की पत्रिका को क्या बोलेंगे हम, साहित्यिक पत्रिका। तुम लोग को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से जुड़े हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं। जब इनके जिम्मे इस पत्रिका को संभालने की जिम्मेदारी आई ना, तो इन्होंने क्या किया, इस पत्रिका में जो ये काम कर रहे थे उस काम को हटा दिया और इन्होंने इस पत्रिका में सिर्फ और सिर्फ क्या किया, साहित्य से संबंधित लेखों को प्रकाशन छापना स्टार्ट कर दिया, उसी को प्रकाशित करने लगे। तो उस समय से ये जो बंग दर्शन पत्रिका है रविन्द्रनाथ टैगोर के हाथों में आने से किस प्रकार की पत्रिका बन गई, साहित्यिक पत्रिका बन गई। अब भैया साहित्यिक पत्रिका क्या होता है, इस प्रकार की पत्रिका जिसमें क्या हो, साहित्य से संबंधित ही लेख लिखा जाता है, उसके बाद किसी और टॉपिक के बारे में उसमें नहीं लिखा जाता या बहुत कम लिखा जाता है, सिर्फ साहित्य से संबंधित ही चीजें लिखा जाता है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं को प्रकाशित करते थे, अपनी रचनाओं को रविन्द्रनाथ टैगोर इस पत्रिका के माध्यम से क्या करते थे, प्रकाशित करते थे। कोई भी एक कविता लिखे, ठीक है, इस कविता को इस पत्रिका में छाप दिया, लोगों के समक्ष वो कविता चली जाएगी, ठीक है। इनका उपन्यास चोखले वाली इस पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो उपन्यास है चोखले वाली, वो धारावाहिक के रूप में क्या हुआ, इस पत्रिका में प्रकाशित। धारावाहिक बताएं थोड़ा सा, अभी देगा एक कहानी का छोटा पार्ट 1 अभी देगा, पार्ट 2 अभी देगा, पार्ट 3 ऐसे करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इस पत्रिका में जो एक मासिक पत्रिका होती है उसमें थोड़ा करके अपनी जो चोखले वाली जो उपन्यास है उसको पूरा प्रकाशित कर दिया था। 1905 ईस्वी के बंग भंग आंदोलन में इस पत्रिका में लिखे गए गीतों को पढ़कर लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने बढ़ चढ़कर आंदोलनों में शामिल हुआ। जब 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हो रहा था, बंग भंग आंदोलन,
तो उस समय में भी इस पत्रिका का प्रकाशन का जिम्मेदारी किनके ऊपर था? रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इस पत्रिका में कुछ इस प्रकार के गीत लिखे, ठीक है, इस प्रकार के लेख लिखे, ठीक है, कि जिसको पढ़ के लोगों के मन में अपने देश के प्रति, अपने बंगाल के प्रति क्या हो, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो और लोग अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। इस प्रकार के लेख वो लिखने लगे। बंग आंदोलन जब हुआ था ना, उस समय ये पत्रिका में इस प्रकार के लेख लिखे जाते थे, ठीक है। इस प्रकार का गीत माने लेख मतलब वही गीत उत का प्रयोग, साहित्यिक पत्रिका बन गया ना। अब इसमें सिर्फ साहित्य से संबंधित चीजें लिखी जाती थी, तो वही गीत कहानियां लिखते थे जिसको पढ़कर लोगों के मन में क्या हो, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, ठीक है, और वो क्या हो, अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उस समय बंग दर्शन पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो किस नियम पे काम करता था, उसको क्या करना चाहता था, वो सिर्फ बंगाली सभ्यता को मिटने से बचाने का कार्य करना चाहता, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे थे। लेकिन इनके प्रकाशन में आने पे वो जो उनका जो मुख्य उद्देश्य था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वो समाप्त हो गया, वो कहीं छुप सा गया, मिट सा गया, ठीक है, छिप सा गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने साहित्य से संबंधित बहुत सारे लेखों का प्रकाशन आरंभ कर दिया, छापना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था बंग दर्शन पत्रिका का रूप रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रकाशन में संपादन का कार्य। जब इन्होंने संपादन का कार्य जिम्मेदारी संभाला तो उस समय बंग दर्शन पत्रिका का जो मुख्य उद्देश्य था वो वहां से हट गया और क्या करने लगे वो देख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ में आया कि बंग दर्शन पत्रिका एक्चुअली में है क्या, पत्रिका है, ठीक है, 1872 में प्रकाशित है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनका संपादन या इसका स्टार्ट किया था, ठीक है, और उनका क्या उद्देश्य था यहाँ पे लिख दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब इसको जिम्मेदारी संभाला तो उन्होंने क्या किया ये भी हम लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो बुक था पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग ने कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन देता है, ठीक है, कोई बुक में ये क्वेश्चन रहता है, कोई बुक में क्वेश्चन नहीं रहता है। लेकिन अभी जो लिखाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, कि इंटरनेट के मदद से हम, इंटरनेट मतलब अंतर्जाल जिसको बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है, तुम लोग तो वाकिफ होगा इसके मदद से, ठीक है। इंटरनेट के मदद से हम हिस्ट्री को, इतिहास को कैसे जान सकते हैं और इंटरनेट से हमें लाभ मिलता है, इतिहास को जानने में क्या हानि मिलता है, ये किसी बुक में रहता है, किसी बुक में नहीं रहता है। तभी इसको हम लोग लिखा देते हैं, क्योंकि एक समय हम अपना बात बता रहे हैं, एक समय जब हम क्लास 10 में थे, ठीक है, तो उस समय ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि इंटरनेट की मदद से इतिहास को जानने में क्या सुविधा मिलता है या क्या असुविधा मिलती है, ठीक है। इसलिए वो क्वेश्चन को हम लिखा देंगे, अभी समझा देंगे, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर को खत्म करेंगे। तो जल्दी से इसको लिखो, फिर वो क्वेश्चन लिखाते, पहले इसको लिखो। सो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और हमारा चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। इतिहास को जानने में इंटरनेट का उपयोग या दुरुपयोग, तुम लोग को पता है, इसको बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर तुमको समझ में नहीं आया, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट की सहायता से तुम उसका क्या कर सकता है, खोज सकता है। जैसे हम बोले बंग दर्शन पत्रिका क्या है, ठीक है, तो हम उसकी थोड़ी सी आपको जानकारी दिए, लेकिन आपको अगर उसके बारे में और समझना है तो आप क्या करेंगे, जाइएगा गूगल पे, टाइप कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा और हजारों वेबसाइट आपको मिल जाएगा जहां पे बंग दर्शन के बारे में लिखा होगा। तो इतिहास इंटरनेट के मदद से हम क्या कर सकते हैं, इतिहास को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। यहाँ पे तो मेरी सोच थी हम किस तरीके से आपको प्रेजेंट किए बंग दर्शन पत्रिका, और आप जब गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हजारों आपको वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने बंग दर्शन पत्रिका के बारे में लिखा है। तो आपको जिसका पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं और आपको उस समय बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो इंटरनेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं और सही तरीके से जान सकते हैं। विकिपीडिया आप नाम सुने होंगे, एनसाइक्लोपीडिया, ये सब क्या है, बड़े बड़े वेबसाइट है जिसके माध्यम से किसी भी चीज की जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, इन वेबसाइट पे जाइएगा और आपको वहाँ पे उसकी जानकारी अच्छे तरीके से, सही तरीके से मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं हाँ, इंटरनेट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं, इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज को आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, बंग दर्शन पत्रिका क्या है, सोम प्रकाश पत्रिका, गूगल पर टाइप करो, जाकर यहाँ पे इन वेबसाइटों में जाओ, देखो अच्छे तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इंटरनेट की मदद से तुम क्या कर सकते हो, तुम इतिहास को जान सकते हो। लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग क्या होता है, कुछ जो शरारती तत्व होते हैं, शरारती लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो वेबसाइट में होता है गलत जानकारी दे देते हैं। जैसे हम बोले कि जो बंग दर्शन पत्रिका 1872 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा होगा जो वेबसाइट बनाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, बोल देगा 1872 में, और तुम 1872 में नहीं ना बोल के बोलेगा 1870 में प्रकाशित, 1870 में प्रकाशित, और तुम उसको ही पढ़ लेगा। तुमको क्या लगा, इंटरनेट पे जो भी जानकारी है सब सही है, तुम उसको क्या कर लेगा, पढ़ लेगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो नॉलेज है इतिहास का वो क्या होगा, गलत होगा। तो तुमको सही वास्तविक इतिहास जानने में क्या होगा, थोड़ा असुविधा होगा। लेकिन अगर उसको हम छोड़ दें कि थोड़ा मोड़ा लोग, ऐसा कुछ खास लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते
करते हैं, ठीक है, लोगों को परेशान करने के लिए थोड़ा छेड़छाड़ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो इंटरनेट का उपयोग से हम इतिहास को जान सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो इंटरनेट का क्या है यूज, बहुत अच्छा, इंटरनेट की मदद से हम इतिहास को जान सकते हैं और उसका कुछ दुरुपयोग है, कुछ छेड़छाड़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी बताया, ठीक है, हम जैसे पढ़ा आपको बंगदर्शन पत्रिका प्रकाशन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया, ठीक है। लेकिन आप समझ लो, आप गूगल पे सर्च किए, ठीक है, बंगदर्शन पत्रिका, तो कोई शरारती कोई ऐसा लोग होगा जो मैंने मजाक करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए वहाँ लिख दिया बंगदर्शन पत्रिका प्रकाशन, किसी और ने किया, ठीक है। तो आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वो गलत जानकारी मिल जाएगा आपको इतिहास के बारे में, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, शरारती लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर परसेंटेज देखोगे तो इंटरनेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जिसका मन जो अगर हम इतना पढ़ाए, ठीक है, तुमको समझ तो जाके वहाँ पे सर्च करोगे, बहुत हजारों मिल जाएगा, तुमको जो पढ़ने का मन करेगा वहाँ पे जिस जैसा पढ़ने का मन करेगा तुम क्या कर सकता हो, उसका पढ़ सकता है। तो इंटरनेट की मदद से इतिहास को पढ़ने, इतिहास को जाना जा सकता है, इतिहास को लिखा जा सकता है। तो इसको तुम लोग एक बार पढ़ लेना, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो 1 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। कितना वीडियो में खत्म हुआ, 1 से लेकर 8 वीडियो में ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब 2-3 दिन बाद इसका हम प्रीवियस ईयर दे देंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी 2-3 दिन क्यों भैया, कि 2-3 दिन बाद क्यों देंगे, क्योंकि अभी तुम लोग देखा नहीं है, पूरा देख लेगा अगर वीडियो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अगर बचा होगा तो पूरा देख लेना 2-3 बाद, और याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, कि खुद से पेपर को सॉल्व करो, नोट्स खोल के ना सॉल्व करो, ठीक है। तो जल्दी से नोट्स बना लो, याद कर लो सब कुछ, ठीक है। और सेकंड चैप्टर का वीडियो कल से ही आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर कुछ बचा हुआ है तो जल्दी से खत्म करो, जल्दी सिलेबस खत्म करो, याद करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।